वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 39 जो आपके भूगोल किताब से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से संबंधित है। बच्चों, इस टॉपिक पे हमने पिछले दिन भी 2 वर्कशीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में इस वर्कशीट में हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला पारा। इसमें आप शुरू में ही देखेंगे कि भारत में विविध प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतुओं हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए, भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले वो कुछ पादप हैं, जैसे सर्पकंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि, ये सारी पाए जाते हैं। भारत पादप संपदा में और प्राणी संपदा में दोनों में ही काफी धनी देश है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियां मिलती है और देश में करीब 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, जो विश्व का 13% है। मछलियों में आप देखेंगे यहाँ पे तो 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। वहीं भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार भारत में पादप संपदा और प्राणी संपदा दोनों में ही काफी धनी देश है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है हाथी है, और ये केरल, असम, कर्नाटक के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। आइए बच्चों, इसके आगे की जो चीजें लिखी हुई है इसको और थोड़े रोचक तरीके से बनाने के लिए हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। विश्व में कोई और ऐसा देश नहीं है जहां ये दोनों पाए जाते हैं। अगर बाघ पाए जाएंगे तो शेर नहीं, शेर पाए जाएंगे तो बाघ नहीं। भारतीय शेर जो है गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। वहीं बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा वाले क्षेत्र के लिए पिछले वर्कशीट में आपने देखा था, वहां पर विशेष प्रकार के रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए और मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल एक मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है जो केवल भारत में पाई जाती है। विश्व के अन्य किसी क्षेत्र में घड़ियाल नहीं पाए जाते। वहीं भारत में रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर उल्लेखनीय है। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी होते हैं जिन्हें आप जानते भी हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े फसलों, फूलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो देखने में तो हमें लगता है कि वैसे हैं, लेकिन उनका बड़ा योगदान है फूलों को परागण कराने में, जिससे उसके फल और बीज पैदा हो सकते हैं, और हानिकारक जीवों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो प्राणी प्रजाति समूह है, प्राणी हैं, उनका पारिस्थितिकी तंत्र में अपना योगदान है। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। अतः उनका हमें बचाव करना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया रखा जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला भाग। किसी भी क्षेत्र के पादप प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन एक्शन सेक्शन में आपके क्वेश्चन भी है एक पारिस्थितिकी तंत्र पे, तो वहां आप इसे लिख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। ठीक है, अब मनुष्य की गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में कई तरह के असंतुलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उन असंतुलन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो उनमें से कुछ कारण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है, मनुष्य द्वारा अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। शिकार के लिए जानवरों की हत्या करता है, तो उसकी अत्यधिक अगर जानवरों की हत्या की जाए तो उनकी प्रजाति का नष्ट होने का खतरा बना रहता है। आप जानते हैं कि बाघ भारत में गिने चुने रह गए हैं, तो इसीलिए उनका संरक्षण के लिए सरकार का विशेष प्रयास है, ताकि ऐसा ना हो कि बाघों के शिकार पर रोक ना लगाई जाए। तो ऐसा समय आएगा कि जब बाघों की प्रजाति ही खत्म हो सकती है। ऐसे बहुत सारे जीव भारत में हैं जिन पर सरकार ने एक तरह से संरक्षण कर रखा है कि उनकी संख्या सीमित है, इसीलिए उनका शिकार करना मना है। तो शिकार के चलते भी पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो रहा है। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव को नदियों में प्रवाहित करना।
रासायनिक उद्योग, फैक्ट्रियों के उद्योग धंधे से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तेजाबी जमाल, उनको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिन्हें उसका जल प्रदूषित होता है और वो जानवर उसे पीते हैं, जिसका उन पर प्रभाव पड़ता है और वो बीमार होते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। वहीं कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करना, तो आप जानते हैं कि जैसे खेती करने के लिए, लोगों को रहने के लिए वनों को काट रहे हैं हम, और जो मैक्सिमम प्रजाति के जीव हैं उनका आश्रय स्थल वन ही है, तो जब वन ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। इसीलिए उनका एक कारण ये भी है कि वनों की घटती संख्या के कारण जीवों की प्रजातियों में कमी आ रही, जिससे पारिस्थितिकी में असंतुलन बन रहा है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे पहले देश में 18 जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं। ये जीव मंडल निचय ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस पर जंगल जैसी सिचुएशन होती है, बिल्कुल जंगल जैसे माहौल क्रिएट किया जाता है, ताकि उसमें रहने वाले जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। जिनमें से देखिए कुछ हैं: सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नारकेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी आदि प्रमुख है। यहाँ पर जीव मंडल निचय स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, ताकि वहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक माहौल में रखा जा सके, जिससे उनकी प्रजाति को सुरक्षित रखा जा सके। अगला है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। ऐसी योजना बनाई गई है कि जो पादप पौधे हैं, पादप उद्यान जो कोई स्थापित करेगा उसको वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ ये है, 2 बार लिख गया है। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल, पक्षियों के भी रख रखाव के लिए, उनको प्राकृतिक माहौल उत्पन्न कराने के लिए, में उनके उपलब्ध कराने के लिए, प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से सरकार ने प्रयास किया है कि जो पेड़ पौधे हैं और खास तौर से वन्य जीवन है, उनको संरक्षण के लिए, उनकी प्रजाति के आगे बढ़ाने के लिए, उनको सही माहौल देने के लिए, उनको प्राकृतिक माहौल देने के लिए, ताकि वो अपने जनन कार्य को आगे जारी रख सकें और उनका प्रकृति में योगदान बना रहे और वो प्राकृतिक संतुलन बना रहे, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में। बच्चों, स्लाइड के माध्यम से लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, जिसे हम लोगों ने जान लिया है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, ये वर्कशीट में भी दिया है और हमने स्लाइड में भी बात की थी। जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में भी बात की थी। भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए, इसे भी एक स्लाइड में पूरी तरह से बताया गया है। जीवोम से आप क्या समझते हैं, इसकी भी परिभाषा ऊपर दी हुई है, जिसे आप देख करके आसानी से लिख सकते हैं। और अगला है कि जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो इसमें ये स्वयं आपको लिखनी है कि जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप अपना क्या एफर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने परिवेश, आसपास के माहौल को देखिए और परिस्थितियों को देख करके समझिए और खुद सोचिए कि आप अपने तरफ से इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसमें आप अपने तरफ से किए जाने वाले कुछ प्रयासों के बारे में लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके भेज दीजिए, ताकि सर जी आपको चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।